नमस्ते दोस्तों, बी एंड अमित क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके यहाँ पहुँच सके। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। और दूसरों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगा भविष्य में, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड मैं बता दूं आपको कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो उसका हम पिछले क्लास में वो देख रहे हैं हम लोग। ये 11वां क्लास हमने छोड़ दिया था। तो देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं ये दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा दोस्तों। और एक और है 19वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ और बता दूं कि पुराणों की संख्या तो ये सब जानते हैं कि 18 होती है टोटल। पुराणों की संख्या टोटल 18 होती है। और देखिए, पुराणों में सबसे पहला जो मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण को। तो ये क्वेश्चन में आता है कभी कभी, इसलिए आपको याद रखना है सबसे पुराना जो पुराण है मत्स्य पुराण है। ठीक है दोस्तों, अब आज का क्लास शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये 9वां मंडल होता है दोस्तों। ये 9वां मंडल ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 क्वेश्चन को देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसको दासराज युद्ध कहा जाता था। और वो किस नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों। तो ये पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पौरुषणी। देखिए, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये देखिए 42वें बीपीएससी 1998 में पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दासराज युद्ध कहा जाता है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पौरुषणी, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 1/6 होगा। 1/6 राइट आंसर। भू धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 होता है। आगे बढ़ते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है किस युग से जुड़ा है दोस्तों। तो ये मेरा जुड़ा है ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 34 क्वेश्चन के देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अछूत की जो अवधारणा है ये विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ लिखे गए और उसके अनुसार ये अछूत की अवधारणा उत्पन्न की गई, सामाजिक वातावरण किया गया। तो ये धर्म के ही आधार पे किया गया था। विभिन्न प्रकार के शास्त्र लिखे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। जो वह काल जहाँ धर्मशास्त्र का मुख्यतः वो जो दिया जाता था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एशिया माइनर स्थित जो बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उनमें 4 वैदिक देवताओं का इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को है संबोधित गायत्री मंत्र, वो किस पुस्तक में मिलता है? तो ये तो ऋग्वेद में मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अब देखिए न्याय दर्शन के जो प्रचारित किया था 37, देखिए 37 क्वेश्चन, न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था वो किसने किया था? तो गौतम ने किया था। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक गौतम यानी प्रचारित किया था तो गौतम ने किया था। एक ही इसका होगा मतलब, तो गौतम इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो जो प्राचीन भारत था उस समय जो लोग थे वो निष्क के नाम से क्या जानते थे? तो निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। स्वर्ण आभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो पतंजलि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें 40 क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो जितने भी उपनिषद पुस्तकें हैं वो हमारे दर्शन पे आधारित होती हैं, तो दर्शन पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता में सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया गया है एक तरह वेद, और सूची 2 में दिया गया है उससे जुड़े वाक्यांश के बारे में। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद मिलान करते हैं पहले। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में तो हमारा ये प्रार्थनाएं हो जाएगा, ईश्वर प्रार्थनाएं जो करते थे तो ऋग्वेद के द्वारा, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है ये कर्मकांड से रिलेटेड है, तो ये कहाँ दिया है? स्रोत एवं कर्मकांड, और ये 2 नंबर पे दिया है, तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए सामवेद, सामवेद आपको पता है पहले भी हमने पढ़ा था, सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है, तो इसका सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा। और अथर्ववेद अंत में जो बचा है तंत्र मंत्र वशीकरण, तो ये अथर्ववेद का काम होता था, तो अभी भी होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो और इसका कूट में हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु है। वैदिक साहित्य में काफ़ी तब वो जो सिंधु नदी को दिया जाता था तो वो सिंधु है, और सिंधु को हड़प्पा सभ्यता में भी दिया जाता था, तो ये जो सिंधु है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो शासक थे वो केकय के थे, वो केकय के थे। अश्वपति शासक जो थे उपनिषद काल के, तो वो केकय के थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केकय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था वो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों, कठोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुभा, जो कुभा नदी जो है वैदिक वैदिक नदी है, वैदिक काल में ये नदी जो था कुभा, तो ये आज कुभा को काबुल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये कुभा को काबुल के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक नदी जो कुभा है, ये कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? नीचे दिया गया है कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो काबुल, ये अफगानिस्तान में है दोस्तों, तो ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए काबुल। तो और आपको पता है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। ठीक है दोस्तों, और भारत की मुद्रा तो रुपया है, रुपये नहीं है, रुपया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये चीनी तुर्किस्तान में नहीं होगा, कश्मीर में नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, ये सब
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि द्वारा, वो कौन से दर्शन है? तो आपको पहले ही बताया है दोस्तों, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे कपिल मुनि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा मिला है दोस्तों, अतरंजी खेड़ा। ये जो लौह धातु के प्रचलन के जो प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा मिले हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के दौर में अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक एटा जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पड़ता है कली नदी, जो गंगा के सहायक नदी एक कली नदी है, उसके तट पे अतरंजी खेड़ा पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 48 क्वेश्चन के साथ निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों? तो ये ऋग्वेद पर आधारित है। कौन सा वेद? सामवेद। सामवेद ही ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा राइट आंसर सामवेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? जो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, ये भागवत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागवत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का जो सिद्धांत संबंधित है वो मीमांसा से है, मीमांसा से है दोस्तों कर्म का सिद्धांत संबंधित। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। तो आपको पता है कि सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद औषधियों संबंधित है, ऋग्वेद जो है बलिदान विधि ऋग्वेद बलिदान विधि से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ये गलत हमने बता दिया आपको, सॉरी। जैसे सामवेद हो गया ये संगीत से संबंधित, ठीक है। और जो हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है ये हम बलिदान विधि से संबंधित है, और अथर्ववेद औषधि से संबंधित है दोस्तों। और ऋग्वेद जो है ये हमारा ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है दोस्तों ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा कूट में जो दिया है। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि चरक संहिता जो पुस्तक के लेखक थे वो चरक पुस्तिका, चरक संहिता नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो आचार्य चरक थे, और वो उस जमाने में बहुत फेमस थे। वो इसलिए जाने जाते थे क्योंकि वो जंगलों घूमकर विभिन्न स्थानों में जाकर जो बीमार लोग थे उनका इलाज किया करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो ये बहुत ही उस समय फेमस हुए थे और चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी, और ये जो पुस्तक लिखी थी वो चिकित्सा से संबंधित था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो यजुर्वेद से, यजुर्वेद ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा थी वो कौन सी थी? तो मंत्री परिषद थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद। आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी दोस्तों, तो वो गणतंत्र थी। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद देखा जाए तो वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद की बात किया जाए तो वो मेरा है अथर्ववेद दोस्तों। ये अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद। तो ये इसमें दिया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वो सांख्य दर्शन है दोस्तों।
सांख्य विचारधारा, सांख्य दर्शन। आपको पता है सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कपिल मुनि थे, तो ये आपको याद रखना है, पहले ही मैंने आपको बताया हूँ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति इन 6 भारतीय दर्शनों की वैदिक युग में हुई थी दोस्तों। आपको पता है वैदिक युग में ही हम लोग पढ़ते हैं इन 6 भारतीय दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक युग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो लुहार था, इसको लुहारगिरी कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लुहार। सुमेलित कीजिए, फिर दिया है सुमेलित करने को सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में वेद दिया है और सूची 2 में संबंधित वेद दिया है। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद किससे संबंधित था? तो आयुर्वेद जो है हमारा ऋग्वेद से संबंधित था दोस्तों, ये सही दिया है। आयुर्वेद ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से और शिल्पवेद जो है अर्थशास्त्र अथर्ववेद से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।